हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मथुरा की नगरी के राधे राधे। आठ महीने का टॉर्चर। तो सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हों, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो इस बार जेल में इतनी पाँच पाँच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए, खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ, ज़रूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो, गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा, भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूँगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था? इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना,
फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना, जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एमबीबीएस करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी। 1 साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी, और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द petitioner and his other family member including the detainee were continuously harassed and victimized by the state authorities including the district administration Gorakhpur by several means। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं, 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम AMU के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था, उसके बारे में कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था। कहते हैं कि मैंने 2 धर्मों के बीच, 2 रिलीजन के बीच एनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो BRD में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और HIV का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना। आज कह रहे हैं हम इतना GDP खर्चा करेंगे, 1% GDP खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ रहा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयाँ दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया। इस कोरोना टाइम के मैं जब रियली काम कर सकता था, शायद कोई नई दवा खोज सकता था कोरोना के खिलाफ, शायद कोई नई वैक्सीन खोज सकता था, टीका खोज सकता था, उस वक्त जेल में डाला। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं। कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है, बता नहीं सकता। कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो बोलना ज़रूरी है, किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी और शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना है। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा अगर योगी जी की कृपा होगी, नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर रिसर्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा ईजाद हो पाए जिससे हमारा देश कि और किसी की मौत ना हो। बढ़ता जा रहा, हर रोज़ 1000 लोग मर रहे हैं। एक का भी मरना बहुत खतरनाक बात है। जिसके घर में, परिवार में एक मौत होती है वही वो जानता है, एक भी मौत होती है। और यहाँ तो सब 60-65 हज़ार लोग मर चुके हैं।
उस पर काम करना चाहूँगा। और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊँ, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूँगा, अपने आप को वॉलंटियर करूँगा मैं। ये मेरी नई योजना है। अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अभी तक मिल नहीं पाया हूँ। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुँच गया था हाई कोर्ट का। डीएम अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी, तो 4 दिन तक कोर्ट के आदेश के 2-2 बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे। इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर एनएसए लगा दी। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं टेररिस्ट हूँ क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है, जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूँ? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है? उस पर इल्ज़ाम लगाओगे? इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं। अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अब भी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा पलटा रात को डंडे से मारो, गान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं। अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। उसको तुम जो है उस पे एनएसए लगा देते हो हैं? कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनएसए लगा है, सारा अवैध लगा है। देखो कि क्या हालत बनाई है। भट्टी साहब आप बोल रहे हो तो देखो क्या हालत बना दी है। मैं कुपोषण के लिए वो कर रहा था, ये देखो, ये टांगे हैं मेरी, ये हाथ है। खाना जो है जिंदगी का, जो मैं खुद कुपोषण का बच्चों का इलाज किया करता था, आज खुद कुपोषित हो गया। घर वालों को किस तरह से परेशान किया गया है वो बता नहीं सकता, पर आप लोग जो 138 करोड़ देशवासी हैं मेरे, उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं। खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे, इंदिरा जयसिंह मैम, फुज़ैल अयूबी, इबाद साहब, मनोज सिंह, मनोज पांडे, मनीष सिंह, एडवोकेट मनीष सिंह, दिलीप कुमार साहब, नजरुल इस्लाम साहब, और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग। मीनाक्षी शुक्ला मैम। हाँ, अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं, आंखें तरस रही हैं। गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है। एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है, एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी ही, मेरी माँ, बूढ़ी माँ,
हाँ, लोअर कोर्ट से लेके मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी, एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास पैर पकड़ के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके